हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ वेव मोशन, हाउ द एनर्जी इज प्रोपागेटिंग, एट व्हाट स्पीड द एनर्जी इज प्रोपागेटिंग। हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में वेव इज प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। तो एनर्जी कितना जोर से भाग रहा है, कितना ज्यादा एनर्जी एक साथ जा रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ वेव। और वो वेव, एक वेव दूसरा वेव से अलग कैसे है, हाउ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट वेव्स, ये सारी चीजों के बारे में देखेंगे। तो जैसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि कोई भी एक मोशन को एनालिसिस करने के लिए अगर किसी एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप हमें मालूम है तो हम वहां से उसका वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स सब कुछ निकाल सकते हैं। तो कोई वेव मोशन में है, कोई एनर्जी वेव में है, वो वेव फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। अगर हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप तो हम क्या करें? इंटरेस्टिंगली अभी तक हम लोग जितने सारे मोशन पढ़ रहे थे, हर एक केस में क्या था, कोई पार्टिकल मूव कर रहा था, ये पर्टिकुलर पार्टिकल मूव कर रहा था, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है एट एनी टाइम टी, और उससे उसका वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वगैरह हम लोग निकाल देते थे। पर सोचो तो, व्हेन ए वेव इज पासिंग थ्रू ए मीडियम, आप कोई पॉट में पानी है और एक पत्थर डाल दिए तो पक करके गिरा, नाउ द वेव इज गोइंग, व्हेन द वेव इज गोइंग, डू यू थिंक ए सिंगल पार्टिकल इज ओनली मूविंग? नो, ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मूविंग एट देयर ओन पोजीशन। तो हर एक पार्टिकल, कोई पार्टिकल ऊपर गया तो कोई पार्टिकल नीचे है। जैसे हम लोग वो स्ट्रिंग वाले बात भी दिए थे, सपोज दिस इज व्हाट इज ए स्ट्रिंग, you give it a striking here, you find the string starts oscillating. That means when the string is oscillating like this part of the string is here, this part of the string is here. तो ढेर सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। अगर आपको कोई पूछेगा बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, तो आप उल्टा पूछोगे कौन सा पार्टिकल भाई, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल है। तो यू हैव टू स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर पार्टिकल, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ। हाँ, ये पार्टिकल तो ऊपर नीचे हो रहा है, फिलहाल ऊपर है, अब थोड़ी देर बाद नीचे आएगा, इधर भी आएगा, फिर ऊपर जाएगा। दैट मींस ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज चेंजिंग। अगर ये पार्टिकल को स्पेसिफाई कर दिया जाता है तो हम डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन लिख पाएंगे। अब ये कौन सा पार्टिकल है जानने के लिए हम एक रेफरेंस ले लेंगे। यहां से x डिस्टेंस में जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, कहां से? फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी टाइम t। हाँ, तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल है यहां से x डिस्टेंस में, उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, सपोज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को हम y कहेंगे। दैट y ऑफ दिस पार्टिकल इज चेंजिंग विथ टाइम, y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। और देखने में लगता है कि ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो जैसे कि ये कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन या कोई हार्मोनिक मोशन है, y is a function of time, but that y is again different for different values of x. Y for the particle who is at a distance x1 and y for the particle who is at a distance x2 from here are different at the same instant. कहने का मतलब है अगर हमें कोई एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता करना है एट टाइम t, तो विल से दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी ए फंक्शन ऑफ x एंड t. x will specify the particle, t will specify the instant. समझ में आया क्या? x will specify the particle, t will specify the instant. ठीक है। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग? मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस ठीक है। क्या कहता है ये मैथमेटिकल एनालिसिस? सी टू इट। For the displacement or when a wave is propagating, when a wave is passing through a medium is when a wave is
passing through a medium, when a wave is passing through a medium, a number of particles are in oscillation. Number of particles are in oscillation. ये कोई वेव है, मैं एक थ्रेड है, इसको इधर से बांध दिया गया है, मैं इसको एक बार ऑसिलेट करवाया और आप जानते हो कि ऐसे कर देने से एक ऐसा फॉर्म का इसमें अगर आप देखोगे तो लास्टली ऐसे हुआ है, तो लास्टली ऐसा फॉर्म का एक वेव इसमें प्रोपागेट करने लगेगा. दिस वेव विल स्टार्ट मूविंग, ऐसे करके जा. When I oscillate it like this, छोटी छोटी चीजों को आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करना. मैं इसको ऊपर उठाया तो ये ऊपर उठा, फिर नीचे लाया तो ये नीचे लाया, फिर इधर नीचे लाया तो इधर नीचे आया, फिर ऊपर लाया तो ये अभी हो गया. मतलब फाइनली दिस पोजीशन इज मैचिंग विद दिस पोजीशन, दिस पोजीशन इज मैचिंग विद दिस पोजीशन, मतलब वेव इस पोजीशन में है. ये छोटी छोटी चीजों को इमेजिन करना, लेकिन आपकी बोर्ड की एग्जाम में ये सब चीजों की जरूरत नहीं. मतलब ऐसा अगर ऑसिलेट करते हैं तो वेव ऐसे जाता है. अगर हम वेव को कुछ ऐसा ऑसिलेट किए होते तो शायद ये वेव कुछ ऐसा हो गया होता. चलिए खैर, उसमें हम लोग ज्यादा एनर्जी नहीं खपाएंगे. दैट इज रिलेटेड टू जेईई एंड अदर एंट्रेंसेस. खैर, नाउ दिस वेव इज गोइंग. व्हेन दिस वेव इज गोइंग, तो आप क्या देख रहे हो, जब ये वेव आगे जा रहा है, पहले तो हम कहेंगे ये वाला पार्टिकल यहीं पे था, लेकिन जैसे ही ये वेव थोड़ा आगे निकल गया, पता चला ये वाला पार्टिकल अभी यहाँ पे आ गया. वेव इज द पार्टिकल्स आर चेंजिंग देयर पोजीशन. सो एज दिस वेव इज मूविंग, you notice what is happening to the displacement of the particle from in position. Which particle? I am talking about a particle here. थोड़ा इस पार्टिकल को देखो, ये पार्टिकल को देखो. वेव आगे जा रहा है, कहाँ है पार्टिकल? मीन पोजीशन पे है. अब मैं वेव को आगे लिया, जब वेव को यहाँ पर ले आया, कहाँ पर है पार्टिकल? यहाँ पे है, क्योंकि थ्रेड ही ऐसा हो गया. फिर जब मैं यहाँ पर लिया, तो जब मैं इसको यहाँ पर लिया, पता चला कहाँ है पार्टिकल? पार्टिकल यहाँ पे है. To better way make you understand, the particle is always on the intersection point of this curve and this line. अब ये पार्टिकल कहां पर है बताओ? यहाँ पे है. जैसे जैसे ये मूव करने लगेगा, यू सी द पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, कभी नीचे कभी ऊपर. इसका मतलब जब वेव यहां से यहां तक पहुंचा, इतना दूर पहुंचा, ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू किया. मेरा कहने का मतलब है, कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल को डेजिग्नेट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, वी हैव टू मेक यूज ऑफ ए टर्म x, that is what is called wave displacement. The particle at a distance x from the starting point. ठीक है, कोई पर्टिकुलर पार्टिकल को, कोई जब मीडियम जा रहा है, कोई मीडियम में वेव जा रहा है, कोई पर्टिकुलर पार्टिकल को एड्रेस करेंगे तो क्या कहेंगे? ओ वाला पार्टिकल. कौन सा? जो यहां से x डिस्टेंस पे है, मतलब जब तक वेव का डिस्प्लेसमेंट x हुआ, ओ वाला पार्टिकल. समझ में आया? तो इसमें जो x हम टर्म यूज कर रहे हैं, वो x टर्म क्या है? x इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. और जैसे जैसे हम ये वेव को आगे लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये वेव को आगे लेने की कोशिश कर रहे हैं, देखो अब ये पार्टिकल कहां पर है? अब ये पार्टिकल यहां पर है. मतलब ये पार्टिकल ऊपर नीचे होने लगा है. जब ऊपर नीचे होने लगा है, अब तो फिलहाल इसी समय पे ये यहां से कुछ y डिस्टेंस पे है. हाँ, ये y डिस्टेंस पे. सो दिस इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन एट पर्टिकुलर टाइम t. समझ में आया? तो कीपिंग ऑल दिस आइडियाज इन बैकग्राउंड, हमें लिखना है when a wave is passing through a medium, a number of particles are in oscillation. A number of particles are in oscillation. Number 2, the displacement of a particle from mean position
displacement of a particle from mean position is given by y is equal to a function of x and t. y क्या हो गया? y is displacement of particle from mean position. Displacement of particle from mean position. Displacement of the particle from mean position. x क्या है? From mean position. तो ऑब्वियसली कितना होगा? बहुत ज्यादा तो ऑसिलेट नहीं करेगा. दी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन मतलब सम सेंटीमीटर, और कभी कभार बहुत बड़ा सा रोप है तो सब मीटर्स में होगा, किलोमीटर्स में और लाइट ईयर्स में तो नहीं होगा, है ना ऑब्वियसली. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम मीन पोजीशन x क्या है? x क्या है? x is displacement of wave, ठीक है. और t क्या है? t is the instant of concern. समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करो. क्या कर रहे हैं हम? कोई एक वेव का डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप को लिखने की कोशिश कर रहे हैं. कैसे लिखेंगे? बाय ए रिलेशन y इज इक्वल टू f फंक्शन ऑफ x एंड t. y क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन. x क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव. t इज द टाइम. ठीक है. सपोज जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, अगर इसको मैं फिगर में दिखाता हूं कि सपोज हम कहेंगे ये कोई एक थ्रेड है, ये कोई एक थ्रेड है जिसमें मैं वेव भेजना चाहता हूं, और मान लो कि एक वेव जा भी रहा है इसके अंदर से. सपोज ए वेव इज पासिंग थ्रू दिस, और हाउ दैट वेव इज गोइंग, से दैट वेव इज गोइंग समथिंग लाइक दिस. ये एक वेव जा रहा है इसमें, आप, और कहां से शुरू हुआ वेव? द वेव स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. सपोज द वेव स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यहां से स्टार्ट हुआ. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेव. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेव. यहां से स्टार्ट करके गया. आपको कहा गया कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल? जो यहां से इतनी दूर पे है. कौन सा पार्टिकल? ऑब्वियसली आप कहोगे यहां से इतनी दूर पे कौन सा पार्टिकल है? ये वाला पार्टिकल है, दिस पार्टिकल. ये पार्टिकल अब कहां पे है? दिस पार्टिकल इज नाउ एट सम पॉइंट हियर. ये यहां पे आ चुका है, क्योंकि जो पार्टिकल था वो यहां पे आ चुका है. तो इसमें ये वाला चीज हुआ x, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, और ये वाला चीज ये क्या है? ये है y, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन. अगर वेव नहीं होता, ये पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पोजीशन ये होता, मीन पोजीशन ये होता, वो यहां से y डिस्टेंस पे है. दिस y इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स, मतलब अलग अलग पार्टिकल के लिए x अलग अलग होगा, है कि नहीं? और सेम पार्टिकल के लिए भी y समय के साथ बदल रहा है. सो y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t. क्या देखिए? y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t. फंक्शन ऑफ x एंड t मतलब कोई भी रिलेशन है, से y इज इक्वल टू sin x cos t. हाँ, ये भी एक रिलेशन है x और t का. y इज इक्वल टू 2 sin x और sin स्क्वायर x cos स्क्वायर t. हाँ, ये भी है. तो एनी रिलेशन बिटवीन x एंड t रिलेटिंग टू y विल रिप्रेजेंट ए वेव. तो ऐसे ढेर सारे किस्म की वेव बन सकते हैं. हम लोग तो अभी जब भी कोई वेव बना रहे हैं, एक सुंदर सा वेव बना रहे हैं, ऐसा 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 बना रहे हैं. अरे भाई, कोई वेव तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है. दिस कैन बी आल्सो ए वेव, है ना? देयर आर hundreds of varieties of waves. There can be a wave like this. ऐसा 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 ऐसा, ये भी एक वेव हो सकता है. Hundreds of waves are possible.
समझ में आया? लेकिन हम इतने सारे वेव में से कौन सा वेव को पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं साइनोसॉइडल और हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। कोई वेव को प्लेन प्रोग्रेसिव और हार्मोनिक कब कहेंगे? कोई वेव को प्लेन प्रोग्रेसिव और हार्मोनिक कब कहेंगे? ये चीज को थोड़ा अलग देते हैं, हम देख रहे हैं ये चीज। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, if the relation between if the relation between y x t is sinusoidal, सिनुसॉइडल का मतलब हुआ ये साइन वेव कोसाइन वेव का फॉर्म में है, ठीक है? तो सिनुसॉइडल, देन the wave is called a harmonic wave, ठीक है? For a harmonic wave y क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, याद रखना। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस और माइनस kx, ऐसे करके आता है। अगर y x और t के बीच में रिलेशन ऐसे आएगा तो हम कहेंगे ये कोई एक हार्मोनिक वेव है, क्योंकि साइन एक्सप्रेशन, हाँ साइन आए कोसाइन आए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर यू कैन राइट साइन और कोसाइन। ये जो फाई जीरो है वहां पर अगर फाई जीरो का वैल्यू π/2 ले लेंगे ये कॉस बन जाएगा। तो साइन और कॉस रहेगा तो इसको सिनुसॉइडल वेव कहते हैं। साइन वेव और कॉस वेव में कोई अंतर नहीं है, एक फेज डिफरेंस रहता है π/2 का। साइन थीटा प्लस π/2 इज cos थीटा, यू नो, cos थीटा माइनस π/2 इज आल्सो sin थीटा, एंड दैट वे यू नीड। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो रिलेशन आ गया y x और t के बीच में, अगर ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश होता है y x और t के बीच में तो हम इसको साइनोसॉइडल वेव और हार्मोनिक वेव कहेंगे। क्या कोई दूसरा रिलेशन भी हो सकता है? अरे हजार रिलेशन हो सकते हैं, देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ रिलेशंस बिटवीन y x एंड t, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? सिंपल वाले ही। सर ये अकेला क्यों पढ़ना है, बाकी सब क्यों नहीं पढ़ना? पूरा मैकेनिकल तो वेव है 11th क्लास में, हम बताएंगे। आप और थोड़े बड़े हो जाओगे तो इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, एक फोरियर सीरीज है, मतलब कोई भी पीरियडिक वेव किसी भी शेप का हो, कोई भी पीरियडिक वेव किसी भी शेप का हो, उसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ हार्मोनिक वेव्स लिख सकते हैं। आप कहोगे कि मान लो कि ये कोई एक वेव है, ठीक है, ऐसा ऐसा करके जा रहा है। You say this is also a periodic wave, but this wave can be understood as combination of a wave like this, a wave like this, a wave like this, depending upon the shape and amplitude। बहुत सारे हम और हार्मोनिक वेव्स को ऐड कर देंगे तो काम हमारा बन जाएगा। ऐसे सारे वेव को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो ऐसा सेट का बन जाता है। तो हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें बहुत सारे हार्मोनिक वेव के बारे में पढ़ना है, ठीक है? Anyway, अब ये हार्मोनिक वेव के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये A क्या है, ओमेगा क्या है, K क्या है, ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, फाई जीरो क्या है, ये सारा चीज हमें एक एक करके समझना है। खैर, ये जो वेव है, आप थोड़ा नोटिस करो, मैं आपको दो एग्जाम्पल दे रहा हूं। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक वेव है जिसमें सपोज हम कहेंगे ये वेव दिखने में ऐसा है। जस्ट नोटिस व्हाट इज हैपनिंग, द शेप एंड साइज ऑफ द वेव इज gradually changing। This is a wave, here this is gradually changing। Or I may give you another example। Suppose this is one wave, you see here is another wave which is looking like this। तो ये दोनों वेव को देखोगे तो क्या पता चलेगा? इसका शेप में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसका शेप में बदलाव आ रहा है, ठीक है?
तो शेप ऑफ ए वेव विल रिमेन सेम। कब शेप ऑफ ए वेव कब बदलेगा? शेप ऑफ ए वेव कब सेम रहेगा, शेप ऑफ ए वेव कब बदलेगा? पर शेप ऑफ ए वेव नहीं बदल रहा है, कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म कांस्टेंट आएगा। दिस टर्म विल पीरियडिकली चेंज एंड दिस टर्म विल बी कांस्टेंट। तो ये टर्म में अगर कोई बदलाव नहीं आएगा तो शेप ऑफ द वेव कांस्टेंट रहेगा। अगर इसमें k का वैल्यू बदल गया या ओमेगा का वैल्यू बदल गया तो वेव का शेप में भी बदलाव आ जाएगा। तो शेप ऑफ ए वेव विल रिमेन सेम इफ दिस क्वांटिटी इज रिमेनिंग सेम। खैर हम ये पार्ट पे धीरे धीरे आएंगे, आप चिंता मत करो, हम उसमें देखेंगे इसको और डिटेल्स में डिस्कशन भी करेंगे। अच्छा, तो if the relation between y makes t is sinusoidal, then the wave is called a harmonic wave. For a harmonic wave, y is equal to a sin omega t plus minus kx plus phi 0. Obviously y है तो क्या है? y is, you know, अभी तो डिस्कशन किए थे, y क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन कितना होगा? सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, जो भी होगा वो मेंशन करेगा, से इट इज इन सेंटीमीटर। ये जो साइन ऑफ सर्टेन थिंग है, ये सर्टेन थिंग का साइन वैल्यू क्या होता है? कुछ भी लो तो यू विल सी मैक्सिमम जब होगा, ये पूरा चीज मैक्सिमम कब होगा? ये पूरा चीज मिलके अगर π/2 हो जाएगा, sin π/2 विल बी 1, क्योंकि आप अलग अलग पार्टिकल के लिए x अलग अलग है और एट डिफरेंट टाइम्स t इज आल्सो चेंजिंग। फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स t चेंजिंग, x इज चेंजिंग, और अगर ये पूरा चीज मिलके π/2 हुआ तो sin π/2 1 होगा, तब y मैक्सिमम होगा, y मैक्सिमम होगा। अच्छा, y मैक्सिमम तब होगा, अगर y मैक्सिमम तब होगा तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? व्हेन दिस इज 1 इट इज a। तो a को क्या कहते हैं? a इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y और एम्पलीट्यूड। तो इसमें a क्या है? फिर a इज कॉल्ड maximum value of or maximum displacement from mean position, maximum displacement from mean position, जिसको हम अदरवाइज कहते हैं एम्पलीट्यूड। किसके ऊपर डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड? वो जो सोर्स बना रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है, एक रोप लगा था, मैं इसको ऑसिलेट करवा दिया, उसमें एक वेव जा रहा है, कितना बड़ा एम्पलीट्यूड, कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से। यहाँ पर देखो तो कोई वेव ऐसे जा रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन? दिस इज व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पे है, सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड। तो ये कितना होगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगर जोर से ऑसिलेट करूंगा, ज्यादा एम्पलीट्यूड का वेव जाएगा, धीरे से ऑसिलेट करूंगा, छोटा एम्पलीट्यूड की वेव जाएगा। मैं अगर धीरे से बोलता हूं, जो साउंड वेव क्रिएट कर रहा हूं वो छोटे एम्पलीट्यूड के हैं, चिल्ला के बोलता हूं तो जो साउंड वेव क्रिएट कर रहा हूं अब बड़े एम्पलीट्यूड वाले हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द सोर्स प्रोड्यूसिंग द वेव, डिपेंड्स ऑन सोर्स producing the wave, कौन वेव को बना रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। Yes, we have understood A. Now what is omega? Omega is angular frequency of oscillation, जैसे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़े थे वही है ओमेगा। और क्या है ये? दिस इज इक्वल टू दी दिस इज इन द ऑर्डर ऑफ और इन द यूनिट ऑफ रेडियन पर सेकेंड। चाहो तो आप इसको 2π/t लिख सकते हो, t इज टाइम पीरियड, और 2πf लिख सकते हो, f इज फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, it is frequency in hertz, means f का मतलब हुआ number of waves produced per
पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड में कोई रूप में हाँ वेव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इस एंड को पकड़ के ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा हूं। सपोज आई ऑसिलेट थ्राइस इन ए सेकेंड, एक सेकेंड में 3 बार ऑसिलेट किया तो एक सेकेंड में 3 ठो वेव गया, फ्रीक्वेंसी इज 3। अगर एक सेकेंड में मैं 10 बार ऑसिलेट किया तो 10 ठो वेव निकल के गया, फ्रीक्वेंसी इज 10, है ना, ऐसा होता है। तो इसमें क्या व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं, ये डिपेंड्स ऑन सोर्स, डिपेंड्स ऑन सोर्स प्रोड्यूसिंग वेव, प्रोड्यूसिंग, डिपेंड्स ऑन सोर्स प्रोड्यूसिंग वेव। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि अगर मैं यहां पर 10 वेव बनाता हूं एक सेकेंड में और वो वेव भागते हुए जा रहा है, कितने भी दूर जाने के बाद किसी भी पॉइंट में अगर आप गिनती करेंगे एक सेकेंड में 10 वेव पार करेंगे, वो 11 या 9 नहीं हो सकता। The frequency or the number of waves produced by the source cannot increase nor can decrease. Frequency will be constant. किसी भी वेव का फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता है, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए यू स्टार्टेड विद चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू एनसीवी/डीटी, है ना, चाहे कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो। सिमिलरली कोई भी वेव मोशन की न्यूमेरिकल करते वक्त आपको ध्यान रखना है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज नेवर चेंजिंग, इट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रिमेंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि द फ्रीक्वेंसी of a wave, frequency of a wave does not or never changes or does not change, does not change when it passes through different mediums, डिफरेंट मीडियम्स। ऐसा है कि कोई अगर मैकेनिकल वेव है उसका फ्रीक्वेंसी को तो भगवान भी नहीं बदल सकते, बन गया तो बन गया, यू कैन नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये बात, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव डज नॉट चेंज व्हेन इट पासेस थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। और जो ओमेगा था क्या था, इट वाज नथिंग बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जिसको रेडियन पर सेकंड में कहते हैं। ये 2π/t है। टी क्या है, टी इज द टाइम पीरियड, मतलब एक बार वेव को क्रिएट करने के लिए मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर एक स्ट्रिंग था और इधर से आई वाज ट्राइंग टू शेक इट, ऑसिलेट इट। एक बार ऐसे मूव करवाने के लिए मैं जितना समय लिया वो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ द वेव, उतने समय में एक वेव बन रहा है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/टाइम पीरियड। अगर 0.5 सेकेंड में मैं एक बार ऑसिलेट कर रहा हूं तो टाइम पीरियड हुआ 0.5, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 0.5 सेकेंड में एक बार ऑसिलेट कर रहा हूं, एक सेकेंड में कितने बार कर रहा हूं, 2 बार कर रहा हूं, 1/t हो गया 1/0.5, दैट इज 2, तो आप कहोगे फ्रीक्वेंसी हो गया 2। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस स्मॉल थिंग्स। अच्छा, अब यहाँ पे आके सामने आया और एक नई चीज, क्या है, ये k और ये प्लस माइनस और ये फाइव। x क्या है तो हमें मालूम है, x देख चुके हैं, क्या था, y था डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, x वाज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, x वाज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, t क्या था, इंस्टेंट ऑफ कंसर्न, जो समय में हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अभी हमें समझना है, a समझ गए हैं, ओमेगा समझ गए हैं, ये k समझना है, फाइव समझना है, ये प्लस माइनस का मतलब क्या है ये समझना है। Okay, I'm coming to the next part, K. Okay. जो K है, ये K क्या है, K is called propagation constant. Propagation constant. K is called propagation constant. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन
नेचर ऑफ मीडियम एंड टाइप ऑफ वेव, टाइप ऑफ नेचर ऑफ मीडियम एंड टाइप ऑफ वेव, किस टाइप का वेव है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दिस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मीडियम एंड टाइप ऑफ वेव। जस्ट अ मिनट। एंड टाइप ऑफ वेव मतलब कौन सा मीडियम में जा रहा है वेव और कैसा वेव है, वो लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है, दैट नेचर ऑफ द वेव एंड द मीडियम, कौन सा मीडियम में जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब है जो सोर्स वेव बना रहा था उसके हाथ में नहीं है के कितना होगा, मैं बनाना चाहता हूं कि के इतना होगा, नहीं, के मेरे हाथ में नहीं है, मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है और जो मैकेनिकल वेव उसके अंदर जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आगे आप देखो कि वैसे ही न्यूमेरिकल्स आएंगे। क्या बता सकते हो व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? सर यूनिट ऑफ के पहला टर्म में कभी ऐसे सुने नहीं थे, उसका यूनिट हम कैसे बताएंगे? बता सकते हो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो। आप जानते हो कि व्हेन आई राइट y is equal to a sin something, this entire thing must be an angle। एंगल का यूनिट होता है रेडियन। डायमेंशन क्या होता है? नहीं, रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब दिस एंटायर थिंग इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आई रिपीट अगेन, व्हेन आई से y is equal to a sin this much omega t plus minus kx plus phi 0, तो ये पूरा चीज क्या है? एंगल है ना। एंगल है मतलब क्या होगा? यूनिट। यूनिट हो गया रेडियन। रेडियन का डायमेंशन क्या होता है? एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मतलब ये सारे, ये पूरा का पूरा चीज इज डायमेंशनलेस। अच्छा, डायमेंशनलेस है तो ये भी डायमेंशनलेस होगा, ये भी डायमेंशनलेस होगा, ये भी डायमेंशनलेस होगा। नहीं, ये तो डायमेंशनलेस है। देखो ना, ओमेगा क्या था? रेडियन पर सेकेंड इनटू सेकेंड, हो गया ना रेडियन, डायमेंशनलेस। एक्स क्या था? मीटर। तो के क्या होना चाहिए कि के एक्स विल बी डायमेंशनलेस। क्या कोई मेरा मदद कर सकता है? एक्स आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव व्हिच इज इन मीटर। के का यूनिट क्या होने से के एक्स का कोई यूनिट नहीं होगा, इट विल बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या होना चाहिए के का वैल्यू? यूनिट। सोचो सोचो, अगर आप बोल नहीं पा रहे हो इसका मतलब मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं। आई रिपीट अगेन, हमें चाहिए हर एक टर्म डायमेंशनलेस होगा। एक्स तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। क्या होता है यूनिट? मीटर। अगर एक्स मीटर में है तो के का यूनिट क्या होने से ये पूरे चीज का कोई यूनिट नहीं रहेगा। इसका के का यूनिट इंटू एक्स का यूनिट इक्वल टू यूनिटलेस। मतलब एक्स का जो यूनिट है क्या होना चाहिए? के का यूनिट बताइए। First should be the unit of k, right? Yes, 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 1 by meter, very correct. Arundhati is saying, someone else is saying, it should be 1 by meter or meter inverse. ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। प्रोपागेशन कांस्टेंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसको डायमेंशनलेस होना है और x इज इन मीटर, तो k हो गया मीटर इनवर्स। तो हम क्या कहेंगे? प्रोपागेशन कांस्टेंट क्या यूनिट है? मीटर इनवर्स। इसका यूनिट हो गया मीटर इनवर्स। ठीक है, अलग अलग मीडियम, अलग अलग टाइप ऑफ वेव के लिए के का वैल्यू बदल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक टर्म है प्लस माइनस। मैं फिलहाल तो लिख देता हूं लेकिन बाद में मैं प्रूफ करूंगा ये प्लस माइनस का मतलब क्या है। प्लस के एक्स माइनस के एक्स वाला साइन, ये प्लस के एक्स का मतलब क्या है? माइनस के एक्स का मतलब क्या है? प्लस के एक्स इंप्लाइज वेव इज propagating in negative direction of x-axis or along negative x-axis toward along negative x-axis कर सकते हो, in the opposite direction of x-axis, wave is propagating in negative direction of x-axis। समझ में आ रहा ना?
माइनस आई कैप इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वो जा रहा है। और ये अगर यहां पर आया माइनस के एक्स, इसका मतलब क्या होगा, बस अगर प्लस के एक्स होने से नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है, माइनस के एक्स होने से हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सर कैसे ऐसे हुआ, ये कैसे ऐसे हुआ जानने के लिए थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। आई प्रूव इट, मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। आप अपना वो जो वीडियो दिया हुआ है प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, हाउ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज डिपेंडिंग अपॉन दिस प्लस माइनस साइन। ठीक है, तो अभी अगर आपको बढ़िया से समझ में आया तो थोड़ा सा सोचो। हम लोग बात कर रहे थे कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव जीरो, ऐसा एक वेव के बारे में जिसमें y क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है इट इज ऑसिलेटिंग अलोंग y एक्सिस, पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अलोंग y एक्सिस। और क्या है, सपोज हम कहेंगे कि यहां पर हमें दिया गया है सपोज माइनस के एक्स, मतलब हुआ क्या है बताओ, ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस और कोई वेव ऐसा ऐसा जा रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द वेव। इधर को क्यों दिए, क्योंकि माइनस के एक्स है, अगर प्लस के एक्स होता उल्टा देते। y क्या है, y is displacement of the particle, each particle is oscillating along y axis, so the wave is coming out to be something like y is equal to a sin omega t minus kx plus phi zero, ऐसा करके। अभी तक हम लोग phi zero क्या है समझे नहीं है, फिलहाल हम a ओमेगा और ये प्लस माइनस kx वाली चीजों को इंक्लूड करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज मैं केस बदल देता हूं, I change the case and I want you to guess the equation। क्या होगा इक्वेशन, गेस करने के लिए आपको कहता हूं। I give you one case, just suppose I say this is what is a rope, say it is along z axis and this is z axis and this is say this is x axis। और सपोज हम कहेंगे कि थोड़ा ध्यान से देखना, आप बता देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं समझा पा रहा हूं। सपोज हम कहेंगे ऐसा ऐसा करके कोई वेव जा रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसा ऐसा करके कोई वेव नीचे से ऊपर जा रहा है। नाउ यू सी द पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, वेव इज प्रोपागेटिंग अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो थोड़ा सा बदलाव ले आऊंगा, मैं वेव का डायरेक्शन बदलता हूं। मान लो ऐसे ऑसिलेट करते करते वेव नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसा कोई वेव हमारे पास है और ऐसा वेव का डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप दिखने में किस किस्म का होगा, हमें गेस करके बताना है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप ऑफ सच ए वेव। तो यहां पर क्या लिखते थे हम लोग, here we used to write y is equal to a sin omega t minus kx plus phi 0। You have understood the significance of minus y and x। Can you tell me यहाँ पर क्या लिखेंगे, what is equal to y के जगह क्या लिखेंगे, here y was the displacement of the particle from mean position along y axis, यहाँ पर displacement of the particle from mean position along x axis। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, x is equal to, क्या समझ में आ रहा है, यस सर नो, यस। अच्छा, x इज इक्वल टू समथिंग a साइन ओमेगा t, जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। अब बताओ प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, वेव इज गोइंग, सी दिस इज व्हाट इज z एक्सिस डायरेक्शन, ये प्लस z एक्सिस है, ये उल्टा जा रहा है, मतलब नेगेटिव z एक्सिस की तरफ जा रहा है। यस 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 यस, थोड़ा सा y लिख के गड़बड़ कर दिया बेटा, you have written y ky, no it is going around z axis, तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव z एक्सिस में जा रहा है। देखो ये हमारा प्लस z है, ये प्लस x है, वेव इज गोइंग डाउनवर्ड्स, इट इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव z एक्सिस। जब ये नेगेटिव z एक्सिस में जाएगा ये क्वांटिटी हो जाएगा प्लस k z, y नहीं रहेगा, इट इज मूविंग अलोंग z एक्सिस, प्लस कुछ फाई।
ये फाई क्या है मालूम नहीं है, अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कवर कर लेंगे, बट आई मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि हाउ दी वेव इक्वेशन गोइंग टू बी फॉर दिस टाइप ऑफ वेव, जो कि जेड एक्सिस की उल्टा डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है और पार्टिकल्स आर ऑल ऑसिलेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? अगर ये वेव ऊपर की तरफ जाता होता पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहां पर क्या हो जाता? नेगेटिव हो जाता। प्लस साइन इंडिकेट्स वेव इज गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, माइनस साइन इंडिकेट्स वेव इज गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। मैं पहले भी बता चुका हूं, स्कूल वाले नहीं पढ़ा रहे, कोचिंग में नहीं पढ़ा रहे, स्कूल वाले नहीं डालेंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं डालेंगे। तो अब स्कूल वाले हमारे तकदीर तो नहीं बनाने वाले, हमको पढ़ना है, लिखना है, आगे चल के इसको काम में लगाना है। मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई भी मोशन दूसरा मोशन नहीं है। एवरी मोशन इज ए वेव मोशन। ये डिजिटल वर्ल्ड में एवरीथिंग को डिस्क्रीट कर दिया जाता है, बट नथिंग इज डिस्क्रीट, एवरीथिंग इज कंटिन्यूअस। आप कहोगे ये पेन का मोशन सर वेव मोशन कैसे हुआ? ओह कैसे हुआ? मैं अगर इसको यहां पर मारता हूं ये पेन को, तो ये मूव कर जाता ना। तो मारा तो मैं इसको, ये मॉलिक्यूल को धक्का दिया, ये मॉलिक्यूल कैसे मूव कर गया? हाँ, डिड आई टच दिस? नो, मैं इसको मारा, अब पता चला ये मूव कर गया। तो ये उसके बगल वाले को, उसके बगल वाले को, एवरीथिंग इज ए वेव। And he'll tell you more importantly and more interestingly that everything is a sinusoidal wave. और ये बहुत ही हाई लेवल की फंडा है, आपके लेवल में आप समझ नहीं पाओगे। बहुत ही हाई लेवल की फंडा है कि एवरीथिंग इज ए साइनसॉइडल वेव, और वो साइनसॉइडल वेव का कॉम्बिनेशन में पूरा दुनिया बना है। ठीक है, अब बताना क्लास के बीच में ठीक नहीं होगा। When there was a conference in IIT Delhi, I was presenting a paper. There is a person in the name of Francisco. He is designated as godfather of machines. He is from France, and he has explained on this topic. It was very interesting to see that how everything in the nature, everything in the world is changing sinusoidally. Okay, here x is equal to a sin omega t plus kz plus phi 0. Okay, fine. अब इसमें एक टर्म रह गया हमारा, ओमेगा टी क्या है और ओमेगा क्या है, के क्या है, एक्स क्या है, समझ में आ गया? फाई 0. फाई 0 इज कॉल्ड इनिशियल फेज। फाई 0 इज कॉल्ड इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, फाई 0 को क्या कहते हैं? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज ऑफ द वेव। अच्छा, इनिशियल फेज मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो पढ़े थे ना, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टिकल कहां से चलना शुरू किया। नहीं, देखो ये रोप में मुझे वेव बनाना है भैया, मैं ये रोप को ऐसे पकड़ के रखा, सडनली ऐसे कर दिया तो एक वेव बन गया। मतलब जब मैं वेव बनाना शुरू किया, ये पार्टिकल अपना मीन पोजीशन पे था, यहां पे था, और भी क्या कर सकता था? आई कुड हैव डन इट लाइक दिस। ये रोप को थोड़ा खींच के ऊपर ले आओ, ऐसा करके पकड़ के रखो, सडनली इसे नीचे लाओ और ऊपर ले आओ, तो यू फाइंड तब भी एक वेव बनने लगेगा। इन दैट केस दिस पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। अकॉर्डिंगली मीन पोजीशन से स्टार्ट करने से फाई 0 का वैल्यू 0 होता था, और एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करने से फाई 0 का वैल्यू π/2 होता था। अकॉर्डिंगली फाई 0 विल बी चेंजिंग। फाई 0 इज कॉल्ड द इनिशियल फेज। किसके ऊपर डिपेंड करता है? How you find initial phase of a particle? आप कहोगे that is equal to sin inverse of y by a for the particle or 8 x is equal to 0, t is equal to 0. x is equal to 0 मतलब पहला पार्टिकल जहां से वेव शुरू हो रहा है, t is equal to 0 मतलब जब वेव स्टार्ट हुआ। फॉर दैट x is equal to 0 मतलब ये पार्टिकल, t is equal to 0 मतलब जब वेव स्टार्ट हुआ। तब अगर हम x is equal to 0, t is equal to 0 डाल देते हैं, t के जगह x के जगह 0 डाल देते हैं, तो क्या मिल जाएगा? देखो तो t के जगह x के जगह अगर 0 डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? y is equal to a sin, ये दोनों 0 हो गए, फाई 0, तो फाई 0 क्या हो गया? sin inverse of y by a। फाई 0 is sin inverse of y by a। ये हो गई चीज।
ठीक है, अब इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा माथा खपाना नहीं चाहता हूं, थोड़ा मैं इसको दूसरे तरीके से बताना चाहता हूं। व्हाट इज इंस्टांटेनियस फेज ऑफ ए पार्टिकल? ओके, अच्छा ये हो गया। नाउ हमें पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट था y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx प्लस फाइव 0, इसको समझने में इतना समय लग गया। ध्यान रखें कि a इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन और एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन बाय 2 पाई t और 2 पाई f, frequency of a wave never changes, this is very important, k is propagation constant in meter inverse, which depends upon nature of the medium and type of wave. K plus kx refers the wave is propagating in the direction of negative x-axis, minus kx refers that the wave is propagating in the direction of positive x-axis accordingly. फिर हम लोग क्या देखे, phi 0 is the initial phase, sin inverse of y by a at t equal to 0, x is equal to 0. इतने सारे चीज हम लोग अभी देख चुके। तो ये जो सारे पॉइंट्स हम लोग देखे अभी, ये देखे थे मैथमेटिकल एनालिसिस में, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 देखे थे। पॉइंट नंबर 4 में चलते हैं। टू पार्टिकल्स आर इन सेम फेज, बहुत सारे पार्टिकल चल रहे हैं। अगर हम देखेंगे फॉर ए हार्मोनिक वेव, आप अगर नोटिस करोगे कि यहां पर फॉर ए हार्मोनिक वेव y इज इक्वल टू, अभी तो देखे, a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx प्लस फाइव 0, ऐसा करके आया। यहां पर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। सपोज हम कहेंगे ये एक स्ट्रिंग है, इसमें डिफरेंट वेव्स जा रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 1.5, x इज इक्वल टू 1.5 में भी ये पार्टिकल हियर, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, x इज इक्वल टू 2.5 में भी ये पार्टिकल समवेयर हियर, जो कि नीचे है। सो हर एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करेंगे, पर्टिकुलर पार्टिकल मतलब इसी पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी सबको भूल जाओ। मतलब ये पूरे में से कौन सा क्वांटिटी फिक्स हो जाएगा, बताइए कौन सा क्वांटिटी और नहीं बदलेगा। अगर एक पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, और पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए x फिक्स्ड है, x विल बी ए कांस्टेंट। k तो ऐसे ही कांस्टेंट था, प्रोपगेशन कांस्टेंट, x बन गया कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट, दोनों मिलके कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट मिला तो कांस्टेंट ही बन गया। अब ये देखो तो इक्वेशन क्या आ गया, a sin ओमेगा t प्लस माइनस कांस्टेंट। ये किसका इक्वेशन है, एसएचएम का है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। मतलब ईच पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम फॉर ए हार्मोनिक वेव y is equal to a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx प्लस फाइव 0। तो हम क्या कहेंगे, हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। सो ईच पार्टिकल executes SHM, x इज इक्वल टू x1 डिस्टेंस में जो पार्टिकल होगा उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप क्या होगा, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx1 प्लस फाइव 0। x इज इक्वल टू x2 डिस्प्लेसमेंट में जो पार्टिकल होगा उसका रिलेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx2 प्लस फाइव 0। तो दोनों ही पार्टिकल के लिए व्हाट विल बी सेम, a विल बी सेम, ओमेगा विल बी सेम। पहला पार्टिकल के लिए kx1 प्लस फाइव 0 था, दूसरे पार्टिकल के लिए kx2 प्लस फाइव 0 हुआ। अलग अलग पार्टिकल के लिए x अलग अलग है। तो each particle is executing SHM of same amplitude and frequency but different initial phase। समझ में आया क्या? That is what I want to quote. So each particle executes SHM of same amplitude and frequency, same amplitude and frequency, but different phase, different phase। क्योंकि
क्योंकि एसएचएम में जब कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप लिखते थे हम लोग कुछ ऐसा लिखते थे, y = a sin ओमेगा t प्लस I1 ऐसे करके लिखते थे। अब यहाँ पर अलग अलग पार्टिकल के लिए x अलग अलग हो जाएगा तो ये चीज अलग अलग हो जाएगा सबके लिए, जबकि ये बराबर रहेगा। जो पार्टिकल x = 2 मीटर डिस्टेंस पे है, when the wave displacement is 2 मीटर, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन y = a sin ओमेगा t प्लस 2kx और 2k प्लस 50, जो 3 मीटर में होगा उसके लिए 3k प्लस 50, that means 2k प्लस 50, 3k प्लस 50, these are all different quantities representing different phase। तो आप कहोगे हर एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, हर एक पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहा है, एसएचएम में ऑसिलेट कर रहा है, हर एक एसएचएम का एम्पलीट्यूड बराबर है, ओमेगा बराबर है, बस ये फेज वाला पार्ट अलग अलग है। अब फेज को थोड़ा और भी डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा रियलिस्टिक वे में समझने की कोशिश करते हैं, बुक लैंग्वेज से थोड़ा सा दूर जाके, बुक वाले डेफिनेशन से थोड़ा दूर जाके फेज को समझने की कोशिश करते हैं। याद रखें, 2 particles, दिस डेफिनेशन इज नॉट अवेलेबल इन एनी बुक, लेकिन ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी मदद करेगा। 2 particles आर said to be in same phase if they have same displacement time relation, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t उसका डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t बराबर है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप बराबर है। लेकिन कभी कभार डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप निकाल के चेक करना मुश्किल हो जाता है, आप ऐसे देख लेना, और दे हैव सेम डिस्प्लेसमेंट एंड same velocity. I don't say speed, I say velocity, means I include the direction at same instant। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो 2 particles सेम फेज में है उसके लिए मैं आपको 2 डेफिनेशन दिया। पहला क्या हुआ, 2 particles are said to be in same phase if they have same displacement time relation, और एक दूसरा डेफिनेशन भी यहाँ पे ला रहा हूं आपके लिए। दूसरा डेफिनेशन आपको काफी मदद करेगा समझने में, और दे हैव सेम डिस्प्लेसमेंट एंड सेम वेलोसिटी एट सेम इंस्टेंट। अच्छा, सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक थ्रेड था, एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग सपोज इसमें कोई एक वेव ऐसे जा रहा था, दिस इज व्हाट इज ए वेव, कोई कहाँ पे बढ़ा हुआ नीचे, ठीक है, ये एक वेव इसमें ऐसे जा रहा है, Previous class, towards the end of the class, we have discussed when this wave is going, how these particles are moving upward or downward, वो सब डिस्कशन करना हमें आता है। कोई अगर हमें थोड़ा सा बताए कि यहाँ पर सपोज कोई एक पार्टिकल के बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन सा पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल अभी कहाँ क्या है बताओ तो, ये वाला पार्टिकल इज नाउ एट ए डिस्प्लेसमेंट y फ्रॉम दी मीन पोजीशन, और ये वाला पार्टिकल का भी कुछ वेलोसिटी होगा, या तो नीचे आ रहा होगा या फिर ऊपर जा रहा होगा, किधर जा रहा होगा हम लोग चेक करके निकाल सकते हैं। कोई दूसरा पार्टिकल जिसका यही डिस्प्लेसमेंट होगा, यही वेलोसिटी होगा, तो हम कहेंगे वो पार्टिकल भी इसके साथ सेम फेज में है। क्या ये पार्टिकल इसके साथ सेम फेज में हो सकता है ये पार्टिकल के साथ? नो, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है तो इसका नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है, ये नहीं है, ये वाला पार्टिकल, हाँ इसका डिस्प्लेसमेंट बराबर दिख रहा है, हो सकता है कि सेम फेज में, लेकिन खाली डिस्प्लेसमेंट बराबर होने से नहीं होगा, चेक करना है, दे मस्ट हैव सेम डिस्प्लेसमेंट एंड सेम वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी भी सेम होना है, चलो चेक करके देखते हैं। ये वाला पार्टिकल थोड़ा देखते हैं, ये वाला पार्टिकल का सॉरी
ये वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ये वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ये वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बराबर दिख रहा है, लेकिन इनमें से कौन कौन सेम फेज में है थोड़ा चेक करके देखते हैं। हु आर इन सेम फेज। डिस्प्लेसमेंट बराबर होने से हम कुछ नहीं होते, हमें तो देखना होता है कि इसका वेलोसिटी भी बराबर होना है और ये वेव इधर जा रहा है दिया गया है। तो चलिए एक काम करते हैं, ये वेव को थोड़ा सा मूव करवा लेते हैं, ये वेव को थोड़ा सा मूव करवा लिए ऐसे। तो जो वेव था थोड़ा सा इसको हम मूव करवा लिए हैं, जैसे ऐसे मूव करवा लिए हैं। पहला वाला वेव को छोड़ो, ये दूसरा वाला वेव को जो हम ले लिए हैं, चलिए उसको हम फॉलोइंग कर देते हैं। से इट इज बिकमिंग रेड। यस, तो पहले हमारा जो वेव था वो ये था, पहले हमारा जो वेव था वो ये था, अब ये हो गया है, कौन सा हो गया, 2 हो गया है, ठीक है ना। ये था हमारा पहला वेव, जस्ट अ मिनट, ये था हमारा पहला वेव, अब ये हो गया हमारा दूसरा वेव, मतलब वेव थोड़ा आगे जा चुका है। अब देखो और बताओ, ये जो पॉइंट ए है आपका, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट को ए मानते हैं, जस्ट लेट मी राइट इट हियर। ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए अब कहां गया है, पॉइंट बी किधर गया है, पॉइंट सी किधर गया है, ए ऊपर गया है कि नीचे गया है, सोच के बताइए। जैसे वेव आगे गया, पॉइंट ए ऊपर गया कि नीचे गया, किधर गया भाई, ये वाला पॉइंट कहां गया, पहले तो ये यहां पे था, जैसे थ्रेड यहां पे आया ये पॉइंट ऊपर गया, ये वाला पॉइंट यहां पे गया है। अच्छा, बी वाला पॉइंट इसके ऊपर आया, मतलब यहां पे आया, और थोड़ी देर के बाद बी वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा, सी वाला पॉइंट ऊपर गया। तो देखो तो ए का वेलोसिटी ऊपर की तरफ था, बी का वेलोसिटी नीचे की तरफ था, सी का वेलोसिटी ऊपर की तरफ था। ए और सी दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो बराबर है, बी का भी डिस्प्लेसमेंट साथ उनके साथ बराबर है, लेकिन बी का वेलोसिटी बराबर नहीं है ए का वेलोसिटी के साथ। We clearly see A and B, though they have equal displacement, and it is more interesting to note equal speed also, but then their velocities are not same. One is going upward, other is going downward. But A and C की बात करें तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन बराबर है और वेलोसिटी भी बराबर है, तो हम कहेंगे A and C are in same phase. तो इतने सारा लॉजिक लगा के जो चीजों को मैं आपको समझाने की कोशिश किया, उस चीज को यूजिंग योर न्यूरल नेटवर्क्स, जो गॉड गिवन न्यूरल नेटवर्क्स, आप आसानी से बता सकते हो बिना कुछ दिमाग लगाए, एकदम बिना कुछ डेफिनेशन यूज किए। एक बार आपको समझ में आ गया है तो आप बताओ मेरे को इनमें से कौन कौन सा पॉइंट सेम फेज में है। सपोज हम कहेंगे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ये है ई, ये है एफ, ये है जी। क्या बता सकते हो ए के साथ सेम फेज में कौन है, पोजीशन देख लो, ए बिगिनिंग पे है और यहां पे है, ई बिगिनिंग पे है और यहां पे, तो ए के साथ सेम फेज में ई है। क्या बातें समझ में आ रहा है, देख के पता चल रहा हो। बी के साथ सेम फेज में कौन है बताओ, बी के साथ सेम फेज में कौन है, हु इज इन सेम फेज विथ बी, बी के साथ कौन है, ई, नो इट इज एफ, यस नो, देखो बी धीरे धीरे घट रहा है, एफ भी घट रहा है, तो हम कहेंगे बी के साथ सेम फेज में है कौन, एफ। कोई बताए सी के साथ सेम फेज में कौन है, सी के साथ, सी के साथ, सी नीचे है तो दूसरा पॉइंट होगा भी नीचे ही होगा। और सोचो, इमेजिन करो ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके दिया है, सी के साथ कौन है फेज में, एफ कैसे होगा भाई, एफ कैसे होगा, एफ तो ऊपर है ना, सी का डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ है, सी का डिस्प्लेसमेंट, हाँ वही तो एस सी का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है और जी का भी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है। देखो ये कोई एक वेव का स्टार्टिंग पार्ट का यहाँ पे, ये भी स्टार्टिंग पार्ट का यहाँ पे, तो हम कहेंगे सी के साथ जी है।
नहीं, ए के साथ ई है, बी के साथ एफ है। ये जानना और जान पाना जरूरी है। क्यों बताओ? आगे आगे हम लोग वेवलेंथ की डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या है वेवलेंथ का डेफिनेशन? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। मतलब अगर ये ए है, ये ई है, दोनों सेम फेज में है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को हम कहेंगे वेवलेंथ। ये बी है, ये एफ है, दोनों सेम फेज में, बी और एफ के डिस्टेंस को कहेंगे वेवलेंथ। सी और जी का डिस्टेंस को कहेंगे वेवलेंथ। तो आपको ये छोटे छोटे समझदारी जो है डेवलप करना है। नॉट दैट ऑलवेज यू हैव टू मेक यूज ऑफ द फॉर्मूले। देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन किसके साथ फेज में है। क्या दो पार्टिकल सेम फेज में है कि नहीं, आप पता कर सकते हो। अभी इतना समझदार आ गया, वो समझ में आ गया। कोई अगर मैं दूसरा वेव देता हूं, लुक एट दिस फिगर एंड टेल मी। फटाक से आंसर आप चैट बॉक्स में लिख के दोगे और मैं देखूंगा कि आप सही लिख रहे हो कि गलत लिख रहे हो। मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर जो पॉइंट है ए, इसके साथ कौन सा पॉइंट फेज में है। What is in phase with A? What is in phase with A? जल्दी से चैट बॉक्स में उत्तर चाहिए मुझे और मैं देखना चाहता हूं A के साथ फेज में कौन है। Yes, yes, yes. That means all of you. Oh, someone has written D. D is not in same phase. A के साथ E same phase में है। देखो एक वेव यहां से स्टार्ट हुआ तो यहां पे आके कंप्लीट हो रहा है। ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर आप ऐसे सोचो कि ये ए अभी इसके बाद नेगेटिव आ रहा है। यस, ए के बाद ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब नीचे जा रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन घट रहा है, डी में तो बढ़ रहा है। यस, यू आर ऑल करेक्ट, वेरी करेक्ट, वेरी नाइसली यू हैव रिटन। आई एम वरीड फॉर ओनली वन बॉय हु हैज रिटन डी, ऑल ऑफ यू हैव रिटन ई, यू आर करेक्ट। तो समझने की कोशिश करो, समझ में आ गया। इतना सारा चीज समझने के बाद आई गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में मैं बताना चाहता हूं व्हाट इज वेवलेंथ। लैम्डा, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन two particles vibrating in same phase। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कोई एक वेव ऐसे ऐसे जा रहा था और मैं इसको देख रहा था और पता चला, हमको पूछा गया बताओ ये वाला पार्टिकल कहाँ है, इसके साथ फेज में कौन है। हम देखें ये पिक के बाद आ रहा है, तो पिक के बाद जो पॉइंट आएगा ये इसके साथ फेज में है। अगर ये दोनों फेज में है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? क्या ये सिस्टम में सिर्फ दो ही पार्टिकल फेज में? नहीं, ऐसे और ढेर सारे पार्टिकल मिलने वाले हैं जो कि सेम फेज में होंगे, क्योंकि वेव तो कंटिन्यू कर रहा है ना, वेव तो कंटिन्यू कर रहा है, और भी पार्टिकल्स आएंगे जो सेम फेज में होंगे। अच्छा, तो फिर ये दोनों कौन है? ये दोनों क्लोजेस्ट पार्टिकल है, टू क्लोजेस्ट पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। और भी पार्टिकल्स है जो इनके साथ सेम फेज में है, लेकिन ये दोनों क्लोजेस्ट पार्टिकल है। तो टू क्लोजेस्ट पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है, दो जो है वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं वेवलेंथ, लैम्डा। आप कहो कि ये पिक वाला पार्टिकल, हाँ ये भी वेवलेंथ। ये वाला पार्टिकल के साथ ये वाला पार्टिकल, हाँ ये भी वेवलेंथ है। सो लेंथ ऑफ ए वेव इज वेवलेंथ, लेंथ ऑफ ए कंप्लीट वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। मैं एक बार ऑसिलेट करवाया तो ये पूरा वेव बनाया, सो दिस इज वेवलेंथ। ठीक है, दीज आर ऑल कॉल्ड क्रेस्ट, ट्रॉज ऐसे करके कहते हैं, लेकिन अभी 11th क्लास में क्रेस्ट ट्रॉ वाले वर्डिंग्स और चले गए, वो माइनर क्लासेस में होते थे। तो हम ये देख रहे हैं व्हाट इज वेवलेंथ। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ठीक है ना? आपको थोड़ा बहुत गेसिंग भी हो जाना चाहिए, थोड़ा बहुत इमेजिनेशन भी हो जाना चाहिए। अगर ये पॉइंट को मैं ए, ये पॉइंट को बी, ये पॉइंट को सी, ये पॉइंट को डी ऐसे कहता हूं, तो क्या बता सकते हो बी से कहां तक का डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहेंगे? बी से सी, बी के साथ
बी के साथ सेम फेज में और कौन है यहाँ पर एबीसीडी में से बी के साथ सेम फेज में कौन है सर बी का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, ए का भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, सी का भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डी का भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अब बात चलता है वेलोसिटी के ऊपर, किसका वेलोसिटी बी के वेलोसिटी के साथ बराबर है। चलो देखते हैं किसका वेलोसिटी बराबर है। जानने के लिए हम वेव को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चलो मानते हैं कि यहाँ पर तो दिया नहीं गया कि वेव किधर जा रहा है। सपोज वेव इधर जा रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेव इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, और हम जानना चाहते हैं कि बी के साथ सेम फेज में कौन है। तो वेव को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, बढ़ गया वेव, जब बढ़ गया वेव आके यहाँ पे पहुंच गया, वेव आके यहाँ पे पहुंच गया है, ये सेकेंड वेव है जो कि यहाँ पे पहुंच गया है। हम देख रहे हैं बी वाला पॉइंट बी डैश पे आ चुका है, सी वाला पॉइंट सी डैश पे आ चुका है, डी वाला पॉइंट डी डैश पे आ चुका है, ए वाला पॉइंट तो छोड़ो इधर, बी के साथ देखना, बी के साथ बी बी डैश में गया, सी सी डैश में गया। क्या बी और सी सेम फेज में? नहीं, बी और डी सेम फेज में। हाँ, तो इतना सारा करके फेज चेक करना ठीक तो है, लेकिन बेवकूफी है भाई। उतना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि देख के आप बता दोगे ये बी से डी तक का बी और डी दो पार्टिकल सेम फेज में है। आपको कोई बोलेगा बॉल को फेंको, मैं कैच करता हूं, ठीक है, और आप कहीं एक बहुत हाई-फाई टीचर के पास, आजकल जैसे यूट्यूब में पढ़ाते हैं वैसे कोई टीचर के पास आप कोचिंग ले रहे हो जो आईआईटी वाईआईटी के लिए तैयारी करवा रहा है, नहीं ना, जब भी देखो आईआईटी वाईआईटी वो सब की बातें चलता रहता है। आपको आपकी दोस्त बोला बॉल को फेंको, मेरे को चाहिए, बॉल फेंको, मैं कैच करके लेता हूं, आप तुरंत अपना दिमाग लगाए, हाई-फाई फंडा, डिस्टेंस मेजर कर लिए, रेंज, वेलोसिटी मेजर किए, एंगल मेजर किए, फिर बॉल को फेंके, लोग हंसेंगे आपके ऊपर, ठीक है। आप बोलोगे नहीं मैं आईआईटी पढ़ता हूं, मैं रेंज और वेलोसिटी और एंगल को एडजस्ट करके ऐसे फेंकूंगा कि उसके हाथ में गिरेगा। क्या बेवकूफ है यार, उतना तो होना चाहिए, सीधा फेंक दो, कैच करें। हमें दो पार्टिकल सेम फेज में है जानने के लिए तो इतने सारे हमें तरकीब दिया गया, लेकिन merely just looking at the wave also you must be able to know that B is in phase with D, and when B is in phase with D and B and D के बीच में जो distance है, that is the minimum distance between the two particles vibrating in same phase, that we can call as the wavelength. What is wavelength? The minimum distance between two particles vibrating in same phase. बस समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर ये यहाँ पे कोई एक वेव जा रहा है एंड मैं ये वेव को ऐसे दिखा रहा हूं, ये कोई एक वेव जा रहा है, ऐसा करके वेव जा रहा है, थोड़ा दिखने में गंदा दिख गया तो मैं अच्छा वाला बनाता हूं। ये एक वेव है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। हाँ, तो यहाँ पे मान लो कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, एफ है, जी है, और ये पॉइंट एच है, और ये आई है, ऐसे करके दिया, जे है। पूछा गया, कुछ पूछा गया, क्या पूछा गया? इन फिगर शोन, इन फिगर शोन, इन फिगर शोन wavelength of wave is 4 meter. Find distance between particles. A and E, A and D, A and I, ठीक है। ये सारे पार्टिकल के बीच में आपको डिस्टेंस बताना है भैया। देखो तो इतना तो आप दिमाग लगा
मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, स्कूल वाले ना पढ़ाएंगे ना पूछेंगे। अब उनको कुछ करने के लिए पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। आपको अपने लिए पढ़ना है, देश के लिए पढ़ना है, कुछ करना है, ठीक है। ए और ई के बीच में डिस्टेंस, क्या ए और ई सेम फेज में है? अगर है तो हम कहेंगे ए, यहां पर क्या दिया है, लैम्बडा इज 4 मीटर्स। ए ई इज इक्वल टू लैम्बडा एंड दैट इज 4 मीटर्स, क्योंकि ए और ई सेम फेज में है। ए और डी, हाँ ये मालूम नहीं, आपको दिख रहा होगा कि ए डी ई ये सब जो है सेम हाइट में है, दे आर एट द सेम डिस्प्लेसमेंट। हाँ ये सब सेम डिस्प्लेसमेंट में है नीचे से। अच्छा ऐसा है क्या? ए और डी के बीच में क्या होगा? ए और डी के बीच में क्या होगा? ठीक है, थोड़ा यहाँ पे बताना मुश्किल है ए और डी के बीच में क्या होगा, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया गया है। ए और ई हो गया 4 मीटर, ए और आई, हाँ ए और डी को छोड़ो, ए और डी को स्किप कर दी। बताओ ए और आई के बीच में क्या है? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड आई? हाँ देखो आप लोग पकड़ लिए। तो इसका मतलब ए और आई के बीच में, ए और आई के बीच में यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 1 वेवलेंथ, ये 2 वेवलेंथ, सो इट इज 2 लैम्बडा एंड दैट इज 8 मीटर। वेल यू हैव अंडरस्टूड। I am going back to the definition again. It is a minimum distance between two particles vibrating in same phase. कौन? It is मतलब wavelength। अच्छा थोड़ा उसको देखते हैं। For y is equal to a sin omega t plus kx plus phi 0, ऐसा कोई एक वेव है। The displacement time relation of a particle at x is equal to x1 is y1 is equal to, जो पार्टिकल x is equal to x1 डिस्टेंस में, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप क्या होगा? x के जगह x1 डाल दो और उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप को y1 कह दो। क्या है? a sin ओमेगा t प्लस x के जगह x1 डाल दिए प्लस phi 0। हाँ ठीक है। The displacement and the displacement time relationship, time relation of a particle at x is equal to x1 plus 2 pi by k, x is equal to x1 plus 2 pi by k। ये अब बोलोगे सर कहां से लाए ये 2 pi by k? थोड़ा सा सब्र करो ना, आप इमेजिन कर पाओगे। मैं इमेजिन कर पा रहा हूं तो आप भी इमेजिन कर पाओगे। जितने सारे चीज इमेजिन कर रहे हैं सबको लिखना थोड़ा मुश्किल है, आप भी इमेजिन कर पाओगे। x is equal to x1 plus 2 pi by k। The displacement time relationship of a particle at x is equal to x1 plus 2 pi by k is, क्या हो जाएगा? y2। कोई दूसरा पार्टिकल है तो क्या होगा? जो था वही लिखेंगे, बस x के जगह ये चीज लिखेंगे, a sin ओमेगा t प्लस k इंटू x। x के जगह ये डालो, x के जगह ये डालो, क्या आ जाएगा? मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं तो मिला kx1 k इंटू 2 pi by k इज 2 pi प्लस phi 0। हाँ सर ये तो समझ में आया, लेकिन इसको थोड़ा प्यार से देखो तो इट इज समथिंग लाइक a sin ओमेगा t प्लस kx1 प्लस phi 0 प्लस 2 pi। क्या अलग है सर? जो लिखा था वही तो लिखे। हाँ वही लिखे, लेकिन आपको दिखना चाहिए कि अभी नाउ इट इज sin 2 pi प्लस समथिंग, sin 2 pi प्लस थीटा इज सेम एज sin थीटा। तो हम कहेंगे sin 2 pi प्लस थीटा इज sin थीटा, तो दिस कम्स आउट टू बी a sin ओमेगा t प्लस kx1 प्लस phi 0। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है भाई,
जो पार्टिकल x इक्वल टू x1 पे था उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप जो था, जो पार्टिकल x इक्वल टू x2 ये x1 प्लस 2 पाई बाई k में था उसका भी डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप वही आ रहा है। दोनों का डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप बराबर आ रहा है तो दोनों का वेलोसिटी बराबर आएगा, सब कुछ बराबर आएगा। दे आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो ये जो दोनों पार्टिकल है इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे वेवलेंथ, है कि नहीं। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक वेव जा रहा है ऐसे और हम देख रहे हैं कि ये कोई एक वेव है और हम देख रहे हैं कि यहां से x1 डिस्टेंस में जो पार्टिकल है ये जो पार्टिकल है x1 डिस्टेंस में और यहां से x1 प्लस 2 पाई बाई k डिस्टेंस में जो पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल, लेट मी शो हियर ये और फिर ये दोनों पार्टिकल ये कितना दूर पे है, इट इज एट ए डिस्टेंस x1 प्लस 2 पाई बाई k और ये पार्टिकल जब यहां पे हो रहा था तब ये पार्टिकल भी यहां पे हो रहा था, दे आर इन सेम फेज। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, उस डिस्टेंस को हम कहेंगे वेवलेंथ। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वेवलेंथ का तो डेफिनेशन हुई था कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। अब सोचो ये पार्टिकल शुरू से कितना दूर पे है x1 और ये पार्टिकल शुरू से कितना दूर पे है x1 प्लस 2 पाई बाई k, मतलब ये दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितना है 2 पाई बाई k। मतलब हाउ योर वेवलेंथ इज रिलेटेड टू k, यू से वेवलेंथ इज 2 पाई बाई k। प्रोपागेशन कांस्टेंट k 2 पाई बाई k इज द वेवलेंथ ऑफ ए वेव। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? हम कहेंगे यस, हम कहेंगे द वेवलेंथ इज इक्वल टू 2 पाई बाई k। वेवलेंथ इज इक्वल टू 2 पाई बाई k। तो ये लैम्बडा जो हुआ वो कितना हुआ 2 पाई बाई k। रिमेंबर मेनी थिंग्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड इन योर बुक। रट्टा मार के कितना दूर जाओ, रट्टा मार के कितने दूर जाओ, ठीक है। हाल बहुत ही बुरी हाल है। Just some 10-15 days before, for the first time a boy came. He is in NIT electrical department. सर मुझे थोड़ा कोचिंग चाहिए, पढ़ाइए। He is in सेकेंड ईयर में 4th सेमिस्टर चल रहा है उसका। सर थोड़ा सेमिस्टर का मशीन पेपर्स पढ़ा दीजिए, मेरे पास आया था। I was astonished to see that for the first time people in NIT are also coming for coaching. And he was feeling very proud to get JEE और उसको JEE में NIT में ज्वाइन किया था, ऑल इंडिया में क्वालिफाई करके कोटा में कोचिंग लिया था। And you won't believe me, उसको सिंपल फॉर्मूले पूछे। I asked even a projectile motion is a uniform acceleration motion or not, that he could not answer. He told, sir, I have forgotten many things. Then what the hell they were doing at Kota, taking pride of being at Kota, and now they are opting for coaching. ये है, ठीक है। एकदम सोचने की एबिलिटी नहीं है, खाली ट्रेनिंग करवा देते। ऐसा होने से ऐसा करना, ऐसा होने से ऐसा करना, ऐसा होने से ऐसा करना, बच्चे ऐसे करते हो जाता है। That is the difference between, remember, that is the difference between ITI and IIT. ITI करके भी कोई गाड़ी मैकेनिक बन सकता है, IIT करके भी कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकता है। But you know the difference. One is trained, ITI वाले is trained, and IIT वाले are educated. That is the difference. So you need an education or a training. It depends on you. You hardly discriminate between training and education. So x1 is equal to 2 pi by k. x1 plus 2 pi by k तो हो गया, इससे मिला वेवलेंथ is 2 pi by k. तो 10 वेवलेंथ, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। एज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन is same for particles at x is equal to x1
equal to x1 plus 2 pi by k. Therefore, they are in same phase. They are in same phase. ठीक है? Hence, lambda is equal to x1 plus 2 pi by k minus x1 is equal to 2 pi by k. Remember the very important relation. Very important relation is lambda. और कैसे डिपेंड करता है? k के ऊपर डिपेंड करता है. Who decides k? हम लोग पढ़ चुके हैं. Who decides k? K is decided by the nature of the medium and the type of the wave. Nature of the medium and type of the wave decides the value of k. So k डिसाइड करता है लैम्बडा. जब कोई वेव मूव कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है और वेवलेंथ तो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर. फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है लेकिन डिपेंड किसके ऊपर करता है? हु डिसाइड्स द फ्रीक्वेंसी? तो सोर्स डिसाइड्स द फ्रीक्वेंसी. फाइन. तो वेवलेंथ क्या हो गया? द वेवलेंथ इज कमिंग आउट टू बी 2 पाई बाय k. बस थोड़ा सा मैं और कुछ बताना चाहता हूं इसके बारे में. वेलोसिटी ऑफ ए वेव. वेलोसिटी ऑफ ए वेव. जस्ट अ मिनट, हम लोग ये वेवलेंथ देख रहे थे. वेवलेंथ हो गया पॉइंट नंबर 6. पॉइंट नंबर 7. पॉइंट नंबर 7. वेलोसिटी ऑफ ए वेव. वेलोसिटी ऑफ ए वेव ये क्या है? मैं आपको एक आसान तरीके से बताता हूं, फिर एक थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीके से भी बताऊंगा क्योंकि जानना जरूरी है. ठीक है, जानना जरूरी है. नहीं तो पता चला एक कोविड के 2 साल में निकले हुए कोई भी बच्चे आगे किसी भी लेक्चरशिप के लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं, टीचिंग प्रोफेशन के लिए नहीं ट्राई नहीं कर रहे हैं क्योंकि फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है. So there will be a void among the teaching community. Velocity of a wave. अच्छा, पहले चलो हम देखते हैं कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए वेव. मतलब कितना जोर से कोई वेव भाग रहा है. ये कोई एक रस्सी था, मैं इसको एक बार ऑसिलेट किया तो एक वेव बन गया. तो जब तक मैं रस्सी को ऊपर लिया, नीचे लाया, फिर से यहां पर लाया, तब तक ऐसा एक शेप बन चुका था. मतलब वेव भाग चुका था. कितना दूर? एक वेवलेंथ. फिर से किया और भाग गया, फिर से किया और भाग गया. जब तक मैं 3 बार किया तब तक ये 3 लैम्बडा चला गया था. 1 सेकेंड में मैं इसको f बार कर रहा हूं. f इज माई फ्रीक्वेंसी. आई एम क्रिएटिंग वेव्स, f नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड. 1 सेकेंड में f2 वेव बना रहा हूं. तो 1 सेकेंड में कितना दूर भाग जाएगा? f into lambda, the distance moved by the wave in 1 second. f lambda. What is that? Velocity of the wave. So velocity of the wave is given by the product of frequency and wavelength. क्या मेरी बात समझ में आया? Is it understood? तो हम कहेंगे पहला इंपॉर्टेंट चीज, velocity of a wave depends upon frequency and wavelength. आपका नॉलेज करेक्ट है, पहले से आप जानते भी थे ये सब चीजों को, लेकिन ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. दो वेलोसिटी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. अरे तो फिर हाउ इट इज गिवन देखेंगे, विल कम टू इट. इसलिए ये पॉइंट को माइनर क्लासेस में पढ़ाया जाता है. हायर क्लासेस में वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिपेंडेंसीज. पहला चीज है वेलोसिटी ऑफ ए वेव डिपेंड्स ऑन और इज गिवन बाय in a velocity of wave is given by v is equal to f into lambda.
हाँ सर, ये चीज के बारे में बीच को लेकर हमरा थोड़ा बहुत बचपन में कभी सुने थे, आवाज याद आ रहा है। हाँ, बार बार सुने होंगे, लोअर क्लास में भी सुने होंगे बीच को लेकर हमरा, लेकिन उसमें से ये मिसकंसेप्शन आ जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे वेलोसिटी बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी घटा देंगे वेलोसिटी घट जाएगा। नो नो नो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी नॉर ऑन वेवलेंथ। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। और थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि जो हमारा ओमेगा था, क्या था ओमेगा बताओ? हमारा जो ओमेगा था वो 2 पाई एफ था, और जो लैम्डा था वो क्या था? 2 पाई बाई के था। तो अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, एफ के जगह क्या लिखेंगे? एफ के जगह लिखेंगे ओमेगा बाई 2 पाई, लैम्डा के जगह क्या लिखेंगे? 2 पाई बाई के। तो वेलोसिटी बन गया ओमेगा बाई के, सॉरी ओमेगा बाई के। So velocity of a wave can be understood as f lambda और ओमेगा बाई के, दोनों देखना। लेकिन ये डिपेंड नहीं करता इन चीजों के ऊपर। क्यों डिपेंड नहीं करता था? क्योंकि हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ ए वेव, मैकेनिकल वेव डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम डिसाइड करेगा कि वेव कितना जोर से भागेगा। कोई मीडियम किसी वेव के लिए डेंसर मीडियम बनेगा कि रेयर मीडियम बनेगा, और मीडियम क्यों डिपेंड करता है? तो हम क्या कहेंगे बीट नंबर 2 में? However, velocity of a wave, velocity of a wave does not depend on omega or on frequency and wavelength। असलियत में ना वेवलेंथ को तो वेलोसिटी पैदा करता है। वेलोसिटी विल डिसाइड कि वेवलेंथ कितना होगा। जैसे मैं बोला ना, मैं एक बार ऑसिलेट किया, वेव इतना दूर भाग गया, अभी भी कर रहा था, एफ लैम्डा बता रहा था कैसे हुआ। एक बार ऑसिलेट किया, यहाँ पर ये वेव कितना दूर भाग जाएगा वो तो मीडियम ही डिसाइड करेगा। इतना दूर भागेगा कि इतना दूर भागेगा वो मीडियम डिसाइड करेगा। बाद में देखेंगे हम लोग, वेवलेंथ को वेलोसिटी डिसाइड करेगा, फ्रीक्वेंसी को हम डिसाइड कर देंगे, वेलोसिटी को मीडियम डिसाइड करेगा। फ्रीक्वेंसी हम डिसाइड कर दिए, वेलोसिटी को मीडियम डिसाइड कर दिया, बीच को लेफ्ट लैम्डा, बेचारा लैम्डा तो बीचों बीच डिसाइड हो गया, है कि नहीं? तो ठीक है, देखेंगे। However, velocity of a wave does not depend on frequency and wavelength. It depends on the nature of medium। किस मीडियम में जा रहा है? I give you a little example। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि कोई एक पॉन्ड है, उसमें पानी है, और आप बेचारे वहां पर बैठ के किसी सोच में डूबे हुए हो। अब ना अभी एक डंडा लेके पॉन्ड के पानी को एक डंडा मारो, यू विल सी दी वेव्स आर गोइंग, और दूसरे किनारे तक जा रहे। धीरे से मारने से वो वेव दूसरे किनारे पे जल्दी पहुंचेंगे कि जोर से मारने से दूसरे किनारे पे जल्दी पहुंचेंगे? आपको क्या लग रहा है? The waves will move fast and reach the other end of the pond when you strike it slowly or with high speed। दोनों ही केस में सेम टाइम लेंगे, क्योंकि velocity of wave does not depend on you, they depend on the medium, जो मीडियम में वेव जा रहा है। That medium will decide the value of f। Is that clear? तो वेव को वेलोसिटी जो है वो फिक्स कर लेगा। However, velocity of a wave does not depend on frequency and wavelength, it depends on the nature of the medium। बस लास्ट और 3 मिनट्स लूंगा मैं और आपको रिलीज कर दूंगा। अभी वेलोसिटी के बारे में तीसरा चीज बताना चाहता हूं।
बीट नंबर 3। तीसरा चीज थोड़ा ध्यान से देख लो, नहीं है, these are not explained in any of your books. Why plus kx refers to velocity in the negative direction of x-axis, minus kx refers to velocity in the positive direction of x-axis, वो चीज बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड क्लू दूंगा। अगर कोई पार्टिकल x-axis में जा रहा है, सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x-axis, अब यहाँ से चलना शुरू किया, इफ इट is at a position x1 at certain time and x2 at some other time, then the displacement in a time of delta t seconds is coming out to be delta x. You know the velocity is given by delta x by delta t, and this delta x is x2 minus x1 by delta t. Obviously ये पॉजिटिव कब आएगा? पॉजिटिव तब आएगा when it is moving away from the reference, means in the direction of positive x-axis. So v पॉजिटिव तब आता है when x2 is more than x1, particle goes away, particle goes away from reference or in the direction of positive x-axis. Particle goes in the direction of positive x-axis. Particle goes in direction of positive x-axis. अच्छा, और ये नेगेटिव कब आएगा? जब पार्टिकल उल्टा आएगा। ये पार्टिकल इधर जा रहा था बोल के पहले ये x1 था फिर ये x2 था। पार्टिकल अगर उल्टा आ रहा होता तो पहले ये x1 फिर x2 इधर का ही होता। x2 would have been less than x1 और ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गया होता। तो नेगेटिव कब होगा? When particle goes in direction of negative x-axis। हाँ, ये चीज सा समझ में आता है और पहले से भी मालूम था, कोई नई चीज नहीं है। फाइन, y is equal to a sin omega t plus minus kx plus phi 0, ऐसा करके जो एक्सप्रेशन हमारे पास था, उस एक्सप्रेशन से हम पार्टिकल का वेलोसिटी पता कर चुके हैं कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वाज ओमेगा बाई के। बस हमारा सारा का सारा इंटरेस्ट अब यहाँ पे है, तो कब प्लस के एक्स लिखते हैं, कब माइनस के एक्स लिखते हैं? अब बोलोगे सर आप तो बोले थे कि जब वो वेव इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस जाता है तो पॉजिटिव प्लस के एक्स लिखते हैं, वेव इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस जाता है तो माइनस के एक्स लिखते हैं। हाँ, हम बोले थे, आप मान लिए, अच्छे बच्चे हैं, टीचर्स की बात मानना चाहिए, लेकिन ये साइंस है, नथिंग टू बिलीव ब्लाइंडली। हो सकते हैं कि आपके बच्चे आपको पूछ लेंगे, फिर यू आर समवेयर इन एयरपोर्ट, कोई पूछ लिया तब आप ये नहीं बोल पाओगे कि हमारे सार बोले थे। आपके सार की कोई औकात नहीं है कि उनके बोलने से कुछ हो जाएगा। जो है सो है, फैक्ट इज फैक्ट, फैक्ट मस्ट बी अंडरस्टूड विथ रियल नॉलेज बिहाइंड। फाइन, तो अब हमें देखना ये है कि ये प्लस के एक्स माइनस के एक्स कब होता है। फॉर ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, क्यों बड़े बड़े टर्म लेंगे, फॉर शेप ऑफ द शेप ऑफ ए वेव, shape of a wave remain same, shape of a wave remain unchanged। जैसे शुरू में मैं बताया था, शेप ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा ही रहेगा, कभी पता चला ऐसा ऐसा हो गया, फिर कभी ऐसा ऐसा हो गया, या फिर शेप बदल गया तो फिर बात अलग है। अगर ऐसा ऐसा शेप कांस्टेंट रह रहा है, इसका मतलब ये जो ब्रैकेटेड टर्म है दैट मस्ट बी चेंजिंग पीरियडिकली। तो द शेप ऑफ ए वेव रिमेन अनचेंज्ड if omega t plus minus kx plus phi 0 is a constant। omega t plus minus kx plus phi 0 is a constant। चलो दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t आपको मिलने वाला है, क्या मिलेगा? ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t तो हो जाएगा ओमेगा
2t, y इज इक्वल टू 2t, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2, तो हम कहेंगे ओमेगा t का हो गया ओमेगा, फिर ये प्लस माइनस साइन तो रह गया, और क्या मिला kx, k तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या है मालूम नहीं है, लेट अस राइट dx by dt, phi 0 क्या है, phi 0 इज ए कांस्टेंट, शुरू में जो था उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, तो क्या मिल गया ओमेगा इज इक्वल टू और प्लस माइनस k, ये जो dx by dt है, ये dx by dt क्या है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द वेव, दैट इज इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ मैजिक दिखाने वाला हूं मैं, सब मैजिक, अभी आपकी सारे नजरिया बदल जाएंगे, थोड़ा मैजिक आएगा यहाँ पे, कुछ हाथ की सफाई है, ठीक है, मैथमेटिकल जगलरीज है, थोड़ा सा आप देखोगे अब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो। अब मैं क्या लिखना चाहता हूं, वेलोसिटी ऑफ द वेव, आई विल राइट प्लस माइनस k dx by dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, यस करेक्ट, इधर ले लो, ये प्लस माइनस साइन को भी इधर ले लो, प्लस माइनस साइन को भी इधर ले लो, तो क्या मिलने वाला है देखो, तो इफ आई टेक द प्लस माइनस साइन, आई टेक द प्लस माइनस साइन हियर, यहां पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं इक्वल टू क्या लिखूंगा, इधर लिखूंगा dx by dt का वैल्यू लिखना चाहता हूं, ये प्लस साइन को इधर ले लूंगा तो माइनस था माइनस रहेगा, माइनस साइन को ले लूंगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब k dx by dt इज इक्वल टू, जब ये माइनस था, जब ये प्लस लेंगे तो ये क्वांटिटी हो जाएगा माइनस, जब ये माइनस लेंगे ये हो जाएगा प्लस, सो माइनस प्लस ओमेगा, ध्यान रहे इधर प्लस माइनस था, इसको इधर ले लिया तो माइनस प्लस हो गया, क्या ये बात सबको समझ में आया, ये प्लस माइनस, माइनस प्लस में कैसे कन्वर्ट हो गया समझ में आया क्या, क्योंकि एक माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया ना दोनों तरफ एक माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया चीज, तो यहां से क्या पता चला, dx by dt इज माइनस प्लस ओमेगा बाई के, ध्यान रहे जब हम लिख रहे हैं इसको माइनस प्लस ओमेगा बाई के, इंटरेस्टिंगली ओमेगा बाई के इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी, बट दिस प्लस माइनस साइन इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन, dx by dt is negative, मतलब dx by dt is negative, मतलब पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव x एक्सिस, लेकिन dx by dt का वैल्यू नेगेटिव कब आता है, जब इधर हम प्लस वाले साइन को लेते हैं, so the plus sign refers to propagation in the direction of negative x axis, minus sign refers to propagation in the direction of positive x axis, क्या बातें थोड़े थोड़े समझ में आ रहे हैं, is it understood, yes or no, yes sir, yes, यहां पर माइनस साइन कब आएगा, अगर हम इधर प्लस साइन लेंगे, इधर माइनस साइन नहीं लेंगे, प्लस साइन लेंगे तो अल्टीमेटली dx by dt will be coming negative, प्लस साइन लेंगे dx by dt will be coming negative means wave is going in the direction of negative x axis, कब, जब ये प्लस साइन ले रहे हैं, जब माइनस साइन लेंगे ये आ जाएगा पॉजिटिव, सो हम क्या कहेंगे, प्लस kx refers to propagation in direction of positive negative x axis, ठीक है, थोड़ा चीजें क्या करेंगे, हाई ठंडा खाओगे, मेरा नेचर ही वही है कि जब भी मैं देता हूं तो पूरा समझाना पसंद करता हूं, और आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि सर डाटा क्या है दे दीजिए, हम लोग रख लेंगे, मगब कर लेंगे, स्कूल में तो पढ़ाया नहीं, आएगा भी नहीं, इतना को दिमाग फोड़ता है, बस सबको खुश करना एक ही टेबल पे एक ही क्लास में आसान नहीं है, सो आई ऑलवेज बिलीव ऑन माई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नॉट ऑन ट्रेनिंग, तो ठीक है, जिनको चीजें इतना डिटेल्स में नहीं चाहिए वो नहीं देखेंगे, कोई नहीं पूछेगा, स्कूल में तो पढ़ाया ही नहीं है, तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं, खुद के लिए पढ़ रहे हैं तो खुद के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास,
तब तक के लिए जय हिंद।